हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द JEE NEET अकेडमी। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री में जो भी पढ़ा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, वो हमारा बिल्कुल ही बेसिक था। और आज से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रियल केमिस्ट्री है। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो आज से आप लोग थोड़ा अच्छे से नोटबुक पेन लेके बैठेंगे। और जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो उस टाइम आप लोग जब मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखूं तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब इस बात का मतलब क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन? इस बात का मतलब ये है कि हम जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को रिएक्ट कराएंगे या कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसका, तो उसका कुछ फिक्स रेशियो होगा, उसका कुछ फिक्स वॉल्यूम में वो कंबाइन होगा, कुछ फिक्स वेट के रेशियोज़ में कंबाइन होगा। तो हम उसी को आज देखेंगे कि ये कितने तरह के लॉज होते हैं। तो मेनली हमारे पास 5 लॉज होते हैं। उसमें हमारा पहला लॉज है कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास के केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ा होगा कि मास को हम लोग ना तो बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वही है ये कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, मैटर के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनी सब्सटेंस व्हिच हैज़ मास एंड वॉल्यूम। तो मैटर neither be created nor be destroyed। यानी मैटर को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है H2O। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा, तो ये 2 यूनिट होगा। या इसे अगर हम 1 ग्राम बोलें, ये 1 ग्राम बोलें, तो ये इन दोनों से जो भी चीज़ बनेगी वो सिर्फ 2 ग्राम होगी, ना तो उससे कम होगी ना उससे ज़्यादा होगी। C+O2 को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा C2 आएगा। तो अगर ये 1 ml है, ये भी 1 ml है, तो ये हमारा 2 ml ही होगा, ना इस 2 ml से कम होगा और ना ही 2 ml से ज़्यादा होगा। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। इसमें एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
तो मैं वो क्वेश्चंस को लिखता हूँ बोर्ड में, आप लोग फिर मुझे सॉल्व करके बताएंगे, उसके बाद फिर मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन है 1.5 ग्राम of C2H6 on complete combustion and gives 4.4 grams of CO2 and 2.7 gram of H2। तो आपको दिखाना है show that the reaction follows law of conservation of mass, ये आपको दिखाना है। इसका हम C2H6 आप लोग इसको ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। आप लोग पहले इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। तब हम लोग चलते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करता है। ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है इसको मैंने रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। तो रिएक्शन अभी क्या है, रिएक्शन अभी बैलेंस है। देखिए यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 ही कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ आपका 12 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ भी आपका 12 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, तो यानी कार्बन, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे कार्बन भी बैलेंस हो गया। मैंने ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस क्यों किया? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अकेला है। बैलेंस बाद में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये ऑक्सीजन अलग से अलग है, तो इसका जितना भी घटेगा या बढ़ेगा मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस कर रहा हूँ। तो हमारा कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना 8 है और यहाँ पे 6 है, यानी 14। तो यहाँ 7 गुना 14, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हमें कहा गया है कि ये जो 1.5 ग्राम C2H6 ये एक फ्यूल है। इसको जलाएंगे तो हमें 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा और 2.7 ग्राम आपका वाटर देगा। तो यहाँ तो ऑक्सीजन की कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो मैंने ऑक्सीजन क्यों लिखा है? तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी फ्यूल को अगर कंबशन होना है तो उसके लिए बिना ऑक्सीजन का वो जल नहीं सकता। उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और ये ऑक्सीजन वो एनवायरनमेंट से लेता है। तो इसीलिए हमने यहाँ ऑक्सीजन लिखा है। तो हमारा रिएक्शन बैलेंस है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि इस साइड में जितना ग्राम आपका ये मैटर है, इस साइड में भी उतना ही ग्राम होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो C2H6 है ये कितना मोल है और ये कितना मोल है, ये कितना मोल है, तभी हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं।
तो हम हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पे देखिए 2 मोल C2H6 को जलाने के लिए अगर हमें इतना चाहिए होगा, यानी 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल वाटर, तो हमें 7 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। लेकिन हम अगर देखें कि इसका कितना मोल है, तो हम पहले इसका मोल निकालते हैं। मास अपॉन वेट। तो ये जो मास होता है, ये गिवन जो होता है ये वाला मास होता है, और ये वेट होता है, ये आपका इसका वेट होता है। आप सभी लोगों को मोल के बारे में पता ही होगा कि हम लोग मोल कैसे निकालते हैं, मास अपन गिवन मास से निकालते हैं। तो हम अगर निकालें इसका गिवन मास कितना दिया हुआ 1.5, और C2H6 का हमारा मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें, इसको आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 × 12 प्लस 6 × 1, यानी आपका हो जाएगा 1.5 और 24 और 30 हो जाएगा आपका, यानी आपका 15/300। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 0.05 मोल। जिनको मोल के बारे में पता नहीं है अभी, वो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके मोल कॉन्सेप्ट आप लोग देख सकते हैं। तो जो हमारा इस C2H6 का मोल आया है वो 0.05 है, यानी अगर 2 मोल C2H6 चाहिए तो उसके लिए हमें 7 मोल O2 चाहिए होगा। लेकिन अगर 0.05 मोल C2H6 चाहिए होगा तो ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, पहले हम उसको निकाल लेते हैं। तो यानी अगर 2 मोल के लिए 7 चाहिए होगा, तो एक के लिए हमें कितना चाहिए होगा 7/2, और अगर 0.05 के लिए हमें कितना चाहिए होगा 7/2 × 0.05। अगर हम 0.05 को हटाएं तो यहाँ से हम 100 लिख सकते हैं, और ये आपका 20 से कट जाएगा, यानी आपका 7/40। ये आपको ऑक्सीजन का इतना मोल चाहिए होगा। रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2 7/40 मोल। तो हम देखते हैं कि तो इस मोल से हम इसका मास निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों का मास और इन दोनों का मास अगर बराबर हो जाता है तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फॉलो कर रहा है। तो हम अब ऑक्सीजन का मास निकालते हैं। तो हम ऑक्सीजन का मास कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है कि मोल वाले फार्मूले से, इसमें इसका फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर मास आपका हमें निकालना है O2 का, यानी मास हमें निकालना है। मोल्स हमें दिया हुआ है 7/40, और मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना आ जाएगा 32। अगर हम इसे निकालें मास, तो ये 7/40 × 32, तो 8×5 = 40, अच्छा
832 तो 28/5। अगर हम इसे निकालें तो हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5.6 ग्राम। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5.6 ग्राम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 1.5 प्लस 5.6 इक्वल टू 4.4 प्लस 2.7 हो रहा है कि नहीं। तो 7 6 11 और 7.1 और ये आपका देखें 1 यानी 6.1, यानी इन दोनों का मास इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जितना है, यानी रिएक्टेंट में जितना है प्रोडक्ट में भी इतना ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो लॉ आता है वो है लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर दो एलिमेंट है, अगर हम उसको कंबाइन कराएंगे, कंबाइन कराने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें उसका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, चाहे हमारा सोर्स जो भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मान लें कि आप कोई भी केमिकल्स बना रहे हैं, अगर वो केमिकल आपका नेचुरल सोर्स से हो या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से हो, उसका कॉम्बिनेशन कांस्टेंट ही होगा। तो a compound form by two or more elements then the ratio of that element is in fixed proportion। कहने का ये मतलब है कि कोई भी कंपाउंड अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हो, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो, नेचुरल सोर्स हो या आर्टिफिशियल सोर्स हो, लेकिन उसका जो उस एलिमेंट का जो कंपोजिशन होगा प्रोडक्ट में वो हमेशा इक्वल ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम वाटर के बारे में लिख लें, अगर वाटर सी वाटर हो या फिर आपका डिस्टिल वाटर हो या फिर आपका डिस्टिल वाटर हो या आपका टैप वाटर हो, सब में कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन का जो रेशियो है एलिमेंट का वो सेम रहेगा। यानी इसमें भी आपका हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा, इसमें भी आपका हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा, इसमें भी आपका हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो उसका सोर्स कुछ भी हो, ये कंपोजिशन उसका कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपका लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो है, मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका 0.243
ग्राम ऑफ मैग्नीशियम burns with oxygen yield 0.403 gram of MgO produced ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से है और ये दूसरे से है कि 0.182 ग्राम्स ऑफ Mg बर्न विथ ऑक्सीजन yield 0.302 ग्राम ऑफ MgO produced। यानी अगर हम 0.243 ग्राम्स मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो 0.43 ग्राम MgO प्रोड्यूस होगा, और अगर 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमारा 0.302 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है ये हमारा मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये MgO है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट से आपका आया 0.243 और ये आपका दिया है 0.403 और दूसरे वाले से है 0.182 एंड 0.302। तो यानी ऑक्सीजन क्या होगा, हमने इससे पहले वाले डॉ में पढ़ा कि हम कोई भी दो चीज़ को जब रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा रिएक्टेंट में जितना मास होगा हमारे प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होगा। तो ये दोनों मिलकर ये जो बनाता है, तो यानी इसका और इसका मास मिलकर इतना होना चाहिए, यानी इस वाले को अगर इसमें घटा देंगे तो हमें ऑक्सीजन का मिल जाएगा, यानी 0 का 10 6 1 ये हमारा इसमें मिल जाएगा, और सेम वे में ये आपका इसमें मिल जाएगा। ये आपका इस तरह से हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 से और एक्सपेरिमेंट 2 से जो हमारा रेशियो आएगा, एक्सपेरिमेंट 1 से एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 से अगर हमारा रेशियो सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। जैसा कि यहाँ हम डिफरेंट सोर्सेस से लेके देखें कि हमारा जो इसका रेशियो है वो सेम आता है, तो देखते हैं यहाँ भी सेम आता है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं मैग्नीशियम एक्सपेरिमेंट 1 से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो ये आपका 2.43 अपॉन 0.160। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3:2। और दूसरे वाले अगर एक्सपेरिमेंट से हम देखें तो ये आपका आ जाएगा 0.18। इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि ये आपको पता है 60 × 120 और 60 ×
180, तो 182 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यही रेशियो उनका यही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोर्स कुछ भी लें, अगर रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट सेम है तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ पे 3/2 के रेशियो में है, तो यहाँ भी 3/2 के ही रेशियो में आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमारा जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है, तो हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें का डेफिनेशन है 1, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज ऑलवेज इन ए सिंपल रेशियो। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेम रिएक्टेंट है, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चाहे कितनी भी चीज़ बने, उसमें अगर हाइड्रोजन का मास अगर फिक्स है, तो जो दूसरे वाले कंपाउंड होगा, यानी दूसरे वाला जो एलिमेंट होगा, उसका जो मास होगा वो एक सिंपल रेशियो में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इसमें देख सकते हैं आप कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना है, ये एक कंपाउंड है। इसमें आपका हाइड्रोजन का मास 2 है और आपका जो ऑक्सीजन है उसका 16 है। उसी तरह से यहाँ अगर देखें तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का मास 2 है और आपका ऑक्सीजन का 32 है। यानी हाइड्रोजन और इसमें हाइड्रोजन का मास और इसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स है। तो अगर एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स रहे तो जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसका जो मास है एक सिंपल रेशियो में हो। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल रेशियो होता क्या है। सिंपल रेशियो हम किसे बोलते हैं? रेशियो तो पता ही होगा आपको कि हम किसी भी चीज़ को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम 28/85 लिखते हैं, ये भी रेशियो है। 4/8 लिखते हैं, ये भी रेशियो है। लेकिन सिंपल रेशियो क्या है? सिंपल रेशियो का मतलब आप यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा स्टार्ट करके कि आपका जो रेशियो होगा या तो 1:2 होगा या फिर 1:3 होगा, 1:4 हो सकता है, 1:5 हो सकता है। ये आपका सिंपल रेशियो कहलाता है। तो इसमें अगर देखिए हाइड्रोजन यहाँ फिक्स है, तो इसमें ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 16:22, यानी 1/2। तो ये आपका एक सिंपल रेशियो में है। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं, हम देखते हैं कि उसका जो रेशियो है मास का, वो सिंपल रेशियो में आता है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 14, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे नाइट्रोजन का यहाँ पे 28 होगा, ये आपका 28, यानी नाइट्रोजन का 14 होता है और यहाँ 2 नाइट्रोजन है, इसलिए ये 28 हो जाएगा। ये आपका 14 हो जाएगा, ये 16 ऑक्सीजन का, ये आपका 28 होगा, ये 48 हो जाएगा आपका, ये आपका 14 हो जाएगा और ये आप 32 होगा, ये आपका होगा 28 और ये आपका हो जाएगा 80। तो हम देखते हैं कि ये अगर हम किसी एक एलिमेंट को फिक्स करें तो दूसरा एलिमेंट का जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है या नहीं।
तो हम नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। इसको फिक्स करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू इसको। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा रेशियो है। तो नाइट्रोजन को हम 28 अगर मान लें तो ये आपका 16 हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये 28 हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। ये अगर 28 ही है और ये 48 है, ये 14 है, तो इसको अगर हम 28 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 28 ही है, तो इसे हम रहने देते हैं सेम। अब हम देखते हैं कि रेशियो क्या है। ये हमारा नाइट्रोजन तो फिक्स हो गया, अब ऑक्सीजन का हम रेशियो देखते हैं। तो पहला का दूसरे से लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, पहला का तीसरे से लेते हैं तो 1/3 हो जाएगा, पहला का अगर आपका 4th से लेते हैं तो आपका 1/4 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। यानी ये आपका सिंपल रेशियो में है। तो ये हमारा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमारा 4th आता है गैल-ल्यूसेक लॉ। ये लॉ हमें बताता है कि अगर हम कोई भी 2 गैसियस सब्सटेंस लें और उसे कंबाइन करके अगर हम कोई कंपाउंड बनाना चाहें तो उसका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो ऑलवेज सिंपल रेशियो में होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो भी एक सिंपल रेशियो में होगा। और ये जो लॉज हैं यहाँ स्टार करके आप लिख सकते हैं, दिस लॉ इज़ only applicable for gas। एक और चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं स्टार करके कि ये जो है स्पेशल केस है, दिस इज़ द स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी हमें यही चीज़ बताता है कि हम कोई भी 2 एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करते हैं तो उसका जो वेट का रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। और गैल-ल्यूसेक लॉ हमें ये कहता है कि जो 2 गैसेस एलिमेंट या फिर दो गैसेस सब्सटेंस को अगर हम कंबाइन करें तो और उससे अगर जो कंपाउंड बनेगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में होगा। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है, वो सिर्फ आपका वेट के लिए था, ये आपका वॉल्यूम के लिए है। तो इसीलिए हम उसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्पेशल केस बोल सकते हैं। और ये जो आपका गैल-ल्यूसेक लॉ है ये हमेशा गैसियस रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो चलिए हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। मान लिए ये हाइड्रोजन है 1 मोल और ऑक्सीजन है 1 मोल और ये बनाता है आपका ये तो आपका लिक्विड हो जाएगा, तो इसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। H2 + Cl2, तो ये हमारा HCl होगा। ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी क्लोरीन गैस है और ये HCl गैस है। तो इसको अगर हम तो यहाँ देखें रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 1 मोल हाइड्रोजन है 1 मोल क्लोरीन है, तो 2 मोल आपका HCl होगा। तो ये डेफिनेशन हमें क्या बोलता है कि अगर 2 हम गैसेस एलिमेंट को अगर कंबाइन करते हैं
तो उसका जो रेशियो होगा एक सिंपल रेशियोज़ में होगा। तो अगर ये 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है, तो ये आपका 2 वॉल्यूम होगा। यानी कि अगर ये आपका 50 ml है, ये और ये भी 50 ml है, तो ये आपका 100 ml होगा। ये हमें गैलिलियो लॉ हमें कहता है। अब अगला लॉ है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। तो अगला जो हमारा आता है 5वां, वो एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ हमें क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन अगर कांस्टेंट रहें तो किसी फिक्स वॉल्यूम के लिए सारे गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। यह आपका 5वां नंबर है, एवोगाड्रोस लॉज और हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस लॉ और हाइपोथेसिस हमें कहता है इफ़ द टेम्परेचर, प्रेशर and conditions are constant, then equal volume of all the gases are contain equal number of molecules। यानी अगर टेम्परेचर, प्रेशर और कंडीशन अगर कांस्टेंट हो तो इक्वल वॉल्यूम के लिए सभी गैसों के लिए इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आइए देखते हैं, अगर कोई एक ये कंटेनर है 100 ml का, 100 ml का कोई कंटेनर है और इसमें अगर हाइड्रोजन रखा हुआ है H2 100 ml, अगर इसमें 100 ml H2 रखेंगे तो इसमें मान लिए कि X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो फिर से अगर 100 ml के ही उसी सेम टेम्परेचर, प्रेशर पे अगर हम इसी कंटेनर पे अगर ऑक्सीजन को हम अगर रखेंगे तो भी हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो X ही होगा। या फिर हम NH3 भी रखें, 100 ml अगर हम NH3 रखें तो भी हमारा X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही होगा उसमें। तो अगर हम O2 रखते हैं तब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स X ही होगा, NH3 रखते हैं तब भी हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स X ही होगा। तो ये हमें एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस और लॉ बताते हैं। तो ये 5 लॉ थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।